ओके। तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी आधे घंटे की मैंने लास्ट मंडे। मंडे था ना या ट्यूसडे था शायद। तो उसमें सिलेबस आपको शो किया था मैंने। यस सर। ओके, तो ठीक है। सर बच्चों को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मैं करते रहूंगा, वो ऐड होते जाएंगे अभी जैसे आएंगे। कर लिया है, बाकी आते जाएंगे, मैं और ज्वाइन कर लूँ। ठीक है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये फाउंडेशनल कोर्स है। बेसिकली दिस इज FC कोर्स। और इसको डाला गया है मूक में आपके लिए, क्योंकि आपका जो है वो कंपनसेशन हो जाए, लॉस नहीं हो। ठीक है। दैट्स वाई आई एम हियर। नहीं तो आपको प्रेफरेबली लिंक शेयर करके ही पढ़ना है। मगर लिंक शेयर करने से क्या है कि अश्विनी, आप अपने को शेयर करना बंद करिए। हाँ। सो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की शुरुआत हो रही है। तो इंजीनियरिंग के पहले साइंस है। बिना साइंस के आप उसके इंजीनियरिंग तक नहीं पहुंचेंगे। तो बेसिक्स जो है वो साइंस में लाई कर रहे हैं कि भाई वाई सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर का नाम रखा गया है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स भी रख सकते थे, बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मीन्स यू आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इन अ डिफरेंट वे। जैसा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं वैसा नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डील कर रहे हैं, दैट इज इन द कंडक्टर्स। यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर इज नॉट पॉसिबल कि हम उससे जो है वो कंडक्टर का काम लें, बट दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड कंडक्टर। सो फॉर आवर पर्पस, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द मोस्ट अवेलेबल कंडक्टर्स। सो वहां भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट हियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ समथिंग डिफरेंट। सो यहाँ पे जो मटेरियल मीडियम है दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, दीज आर द थ्री इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है कि कोई भी अगर मैं स्टिमुलस देता हूँ, नहीं मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो मुझे करंट फ्लो करता है, बहुत अच्छा करता है, नहीं करता है। इसके हिसाब से जो है हम प्रॉपर्टीज का नाम रख रहे हैं, और उसके हिसाब से हम जो है वो जो मटेरियल्स हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, या वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, या फिर वो समवेयर द प्रॉपर्टी इज लाइंग बिटवीन कंडक्टर एंड सेमी इंसुलेटर्स। ठीक है। सो उस चीज को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीज जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर क्या है। तभी सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स को आप ठीक से समझ पाएंगे। सेकेंड चैप्टर जो होगा वहां से होगा कि चलो ठीक है, हमने मटेरियल समझ लिया। मटेरियल मतलब ये जो है आपका कच्चा माल है कि भाई इससे आप कुछ बनाना है आप। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास, इससे हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। जैसे कि आपको किसी को खाने पे इनवाइट करना है, तो आप कहेंगे ठीक है मेरे पास क्या क्या रॉ मटेरियल है। आप कहेंगे आटा है, तो आप कहेंगे चलो रोटी बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, कचौड़ी बना लेते हैं। आप अगर वेजिटेबल्स हैं, तो आप कहेंगे ठीक है कुछ अच्छा सा सब्जी बनाते हैं इससे। सो आपके पास जो रॉ मटेरियल है, मान लीजिए अगर सिर्फ आटा है, तो उससे ऐसा नहीं कि खाली आप रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, और भी कुछ चीजें बन सकती हैं। ठीक है। हम्म। तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से हम एक टिपिकल तरह का कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। और ये जो होगा फाउंडेशन ब्रिक हो जाएगा फॉर एवरी अदर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। अब डिवाइसेस का नाम जान लें कि भाई तीन चार डिवाइसेस है जो हमें पढ़ना है। तो उसमें एक डिवाइस है जिसका नाम है डायोड। दूसरा डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। तीसरा डिवाइस है जिसका नाम है ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। तो जो दो डिवाइसेस हैं डायोड और ट्रांजिस्टर्स, वो और ओपैम्प में अंतर ये है कि ये जो दो डिवाइसेस है डिस्क्रीटली अवेलेबल है। और ओपैम्प जो एक्चुअली एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी ओपैम्प बेसिकली एक सर्किट है जिसमें अंदर में कई सारे ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, है ना, अलग अलग नहीं है, एक साथ इसको बनाया गया है। तो टोटल तीन तरह के डिवाइसेस आप पढ़ रहे हैं, डायोड पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, एंड ओपैम्प। अब ओपैम्प
इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेजर तौर पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के रूप में आप यूज करें, बट उसका और भी यूज है। सो सबसे सिंपल डिवाइस है डायोड, जिसमें कि एक पीएन जंक्शन है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर जिसमें दो पीएन जंक्शन है। और फिर ओपैम्प है जिसमें कि इनसाइड तो ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, कैपेसिटर सब कुछ इनबिल्ट है अंदर। कोई भी अगर आप कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे तो कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद आप उसको आपस में जोड़ेंगे एक पर्पस के लिए। तो वो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा फॉर अ गिवन पर्पस, दैट विल बी नोन एज सर्किट। है ना? आप जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट थ्योरी में पढ़ा कि रजिस्टर सर्किट है, आपने पढ़ा कि इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट्स है, आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है। तो यहाँ जो हमारा फोकस होगा, हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर्स होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंडक्टर्स भी होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैपेसिटर्स भी होंगे, स्विचेस होंगे, वोल्टेज सोर्स होंगे, करंट सोर्स होंगे। ये सब तो आप जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट में पढ़ रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसके अलावा जो प्रेफरेंस होगा, जो नाम चुना जाएगा उस सर्किट का, दैट विल बी डायोड। अगर डायोड है तो डायोड सर्किट्स, अगर ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर सर्किट्स, अगर ओपैम्प है तो ओपैम्प सर्किट्स। यानी हम जो है, हमारा जो वीआईपी होगा इसमें, जो विशेष व्यक्ति होगा, वो होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी डायोड, ट्रांजिस्टर, ओपैम्प। तो हमारा नाम भी वैसे ही चलेगा, डायोड के सर्किट्स, ट्रांजिस्टर के सर्किट्स एंड ओपैम्प के सर्किट्स। तो डेफिनेटली है कि जो काम हमने सर्किट थ्योरी में किया है वो सारे आपके जो हुनर हैं यहाँ इस्तेमाल होंगे अगर आपको सर्किट्स पढ़ाया जाए इलेक्ट्रॉनिक। बट आपका सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है जो इंटेंसिवली और एग्जॉस्टिवली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सॉल्व करना सिखाए। अभी क्या होगा कि इसमें आप मेजर मेजर जो हमारा हाईलाइट पोर्शन है वो ये है कि हम पहले डिवाइस के बारे में समझें कि उसके अंदर में क्या घटना घट रही है, और फिर उसका एक्सटर्नल बिहेवियर क्या है। उसके बाद कुछ बुनियादी सर्किट फॉर द आइडिया ऑफ हाउ द सर्किट्स वर्क, और वो एप्लीकेटिव सर्किट्स होंगे। इतना ही कराया जा रहा है। बट अगर आप आगे एडवांस कोर्सेज लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तरफ मूव करते हैं, या कोई बड़ा चंक उठाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का, तो सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कोई आप अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो भी जो है आपको एनालिसिस अगर आएगा तो आप डिजाइन कर सकेंगे। बट वो आगे की बात है, दैट इज अ सेकेंड लेवल थिंग। फर्स्ट क्या है कि अभी हम ये जानना जरूरी है कि क्या है ये डिवाइसेस, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है डायोड, क्या है ट्रांजिस्टर, क्या है ओपैम्प, क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। और विशेष विशेष कुछ जो आप नाम सुन रहे हैं आज के डेट में, जो एक कॉमन आदमी जानता है, भाई एलईडी टीवी आ गया है मार्केट में, या एलसीडी टीवी आ गया है मार्केट में, या भाई मॉसफेट टेक्नोलॉजी है आपके मोबाइल्स में, तो हम उसको एज अ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और करीब से जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है ना। एक एक लेमैन के नजर से बाहर निकलेंगे हम, और हम ये जानना चाहेंगे कि एज अ इंजीनियर हम उस डिवाइस के का एक्सरे करेंगे, समझिए पोस्टमार्टम करेंगे, कि हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। सो बेटर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, बेटर यू कैन टेक डिसीजन फॉर द टर्मिनल बिहेवियर, कि आउटसाइड में जो बिहेवियर आपको यूज करना है, द बेटर यू विल अंडरस्टैंड अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड, द बेटर विल बी रिलेशन। एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होगा, एक ही आदमी जो किसी से बहुत गुस्से में बात कर सकता है, वही आदमी हो सकता है किसी और से बहुत जेंटल वे में बात कर रहा हो। इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा एक्सटर्नल सिस्टम पे भी, एक्सटर्नल सिग्नल्स पे भी। ठीक है। तो ये जो आप लोग जो नाम है ना तरह तरह का, ये अपने ओरिजिनल नाम से आओ। अंडरस्टैंड गेमिंग कोई स्टूडेंट का नाम तो है नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है, रोल नंबर में भी नहीं है, और अभी तक रिजल्ट निकला तो अंडरस्टैंड गेमिंग नाम का कोई स्टूडेंट मिला नहीं मुझे। अगर किसी का ये रियल नाम है तो आके मुझे बताए, आई कार्ड में भी हम चेंज कराएंगे, आधार वाधार में भी चेंज करेंगे। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो कुछ बुनियादी चीजें सीखिए, अपना रोल नंबर अपने ओरिजिनल नेम के साथ एंट्री करिए। ठीक है। सो बहुत भारी भरकम सिलेबस नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। और जहां से सर्किट का कहानी कुछ शुरू होता है, जैसे आप यूनिट 2 को अगर देख रहे हैं, तो पहला लिखा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन 2.1 में, फिर है कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।
इसके बाद स्पेशल पर्पस डायोड दो तीन जो आपके डे टू डे लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, वो है उसका सर्किट्स। सर्किट्स बहुत सिंपल सिंपल है, लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ओनली, यानी वर्किंग बताना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, फिल्टर्स में न्यूमेरिकल नहीं है, रेगुलेटर पावर सप्लाई है तो कोई न्यूमेरिकल, कोई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं है। तो यहाँ से आपको जो ये चैप्टर दिख रहा है ये एक्चुअली 8 घंटे से कम समय लगेगा आपको सीखने में, ठीक है। उसी तरह से अगर आप आ जाएंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो हमको जानना है कि भाई क्या है ट्रांजिस्टर, कितने तरह के ट्रांजिस्टर हैं। मानिक कितनी बार आओगे आप, यू आर कमिंग सो मेनी टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के सर्किट की तरफ हम जब बढ़ेंगे, तो हम पहले ही बोल दिए कि सर्किट हम कोई रैंडम सर्किट नहीं लेंगे, हम कोई एप्लीकेटिव सर्किट लेंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन। तो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है एम्पलीफायर, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है। इसके अलावा स्विचेस भी बनाते हैं। तो हम यानी एक सर्किट पढ़ रहे हैं, वो है एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग बीजेटी। उसी तरह से आप जो है वो फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे। मानिक, आई हैव टू आउट, यू आर साइनिंग फ्रॉम सो मेनी डिवाइसेस, व्हाट इज हैपनिंग? Either I will remove you, it is Manik, 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 so many times. ठीक है। Now, one thing come, that is they don't. सर वो मेरे को मैसेज कर रहा है कि ज्वाइन करवा दो क्लास। कितनी बार यार, वो तब से आधे घंटे से इज पता डूइंग नहीं। दिस थिंग। चलो, अब हम छोड़ ही देते हैं, इसको आना तो आ गया, वैसे नहीं काम होता। ठीक है। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, थोड़ा नाम जो है देखिए, शुरू शुरू में कोई भी चीज या तो बहुत आसान दिखेगी या बहुत मुश्किल। तो ज्यादातर चीजें जो आपको पसंद नहीं है या आप रेडी नहीं है, वो आपको थोड़ी मुश्किल दिखेगी, ठीक है। ओके। सो डरना नहीं है, हम जब यहाँ पहुंचेंगे तब देखेंगे कि ये मुश्किल है या आसान है, या कहीं बीच में पड़ती है चीजें। उसके बाद एक और डिवाइस है, वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आप देखिए, टॉपिक है सर्किट्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप असल में देखिए, पहले सब्जेक्ट का नाम होता था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट्स एंड एप्लीकेशन। अभी सिंपल नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। काम वही कर रहे हैं आप डिवाइसेस के बारे में थोड़ा जान रहे हैं, उसके फिजिक्स के बारे में जान रहे हैं, फिर आप उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे कि कुल मिला के आउटर जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, अंदर जो घटना घट रही है, ठीक है, हम समझ गए। फिर आउटर परफॉर्मेंस क्या है वो हम जानेंगे, एंड फाइनली जो है हम उसके सर्किट पर जाएंगे कि ठीक है, उसका सर्किट क्या यूज है, एप्लीकेटिव सर्किट्स बनाएंगे। तो जैसे ओपैम्प है, ओपैम्प से हम जो है वो मैथमेटिकल सर्किट्स बना सकते हैं, वो सर्किट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करे, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका यूज ये नहीं खाली कि हम एम्पलीफिकेशन में कर रहे हैं, हम जो है इंटीग्रेटर बना सकते हैं, यानी कि ऐसा डिवाइस जो हम सिग्नल फीड करें तो उसका इंटीग्रेशन करके दे टाइम के साथ। ऐसा ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो किसी भी सिग्नल को डिफ्रेंशिएशन करके दे, या दो सिग्नल को जोड़ के दे, या घटा के दे। तो इस तरह से क्या है कि हम यूज जो डे टू डे लाइफ है उसके तरफ हम जो है बढ़ सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है। सो तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स यूजिंग एनर्जी बैंड। सो सेमीकंडक्टर क्या है ये देखेंगे, और सेमीकंडक्टर ऐसा क्यों है उसको समझने के लिए हम यूज करेंगे एटॉमिक मॉडल। देखिए, दो तरह का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम मॉडल। सो एटॉमिक मॉडल है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें कि सॉलिड सॉलिड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉलिड सॉलिड न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल पार्टिकल्स में जो हम मानते हैं। एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड पे आते हुए हमारा फोकस जो है वो क्वांटम व्यू पे आ जाएगा, और हम दोनों तरीके से फर्क समझ सकते हैं कि सॉलिड को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, या सेमीकंडक्टर है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है पिछले 10 सालों में, कि जो मैटर है, मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। इस बात को समझिएगा
कि जो जिसके पास मास नहीं और जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा, डेट इज एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में दो ही फॉर्म है, आप मैटर के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं या एनर्जी के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो मैटर इज समथिंग जो आप विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से करीब करीब। अगर चलिए गैसेस स्टेट तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वेपर्स देख सकते हैं आप, जो इसको फील कर सकते हैं स्किन पर। ठीक है। एंड इट विल ऑक्युपाई स्पेस। अगर वो किसी जगह पे मैटर है तो वहां दूसरी चीज नहीं हो सकती। अगर आप किसी चेयर पे बैठ जाएंगे रूम में, तो फिर वहां उसी जगह पे कोई और नहीं बैठ सकता, वो आपके ऊपर बैठ जाया करके, बट वो उसी चेयर पे नहीं बैठेगा। सो वंस यू विल ऑक्युपाई अ स्पेस, नथिंग कैन टेक प्लेस देयर। लेकिन एक रूम के अंदर में कई लोग बात कर रहे हैं, कई तरह के साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो सारे एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं। सो वो क्या है कि स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, दे आर फिलिंग द स्पेस एंड दे कैन बी स्टिल टुगेदर। तो मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। जैसे आप एक ग्लास है खाली है, तो चलो एयर से भरा हुआ है, अगर आप उसमें पानी भर दिया तो अब एयर निकल गया उसमें से। अगर आप जो है उसमें छोटे छोटे बीड्स डालते जाएंगे, पत्थर के टुकड़े डालते जाएंगे, तो पानी लास्ट में बाहर आ जाएगा और सिर्फ वो चीज रह जाएगी बहुत थोड़ी। तो मैटर जो है वो ऑक्युपाई करेगा स्पेस और उसका होगा मास। ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गई। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर महेश तिवारी को ऐड कर लो, उसका मैसेज आ रहा था। भाई इतना देर से क्यों आ रहे हो? 5 मिनट लगता है ज्वाइन करने में, 10 लोग अप्लाई करोगे तो एक साथ एडमिट कर लेंगे। अब आधी क्लास चल रही है, इसके बाद फिर बंद हो जाएगा। सेकंड लिंक शेयर करूंगा तो उस पर आना, ठीक है? अभी तो फिर ठीक है, सेकंड ओके लिंक सर, शेयर थैंक करना यू। पड़ेगा। हाँ, अभी काम कंप्लीट करने दो। ठीक है। सो देखिए, मैटर की जो है प्रॉपर्टीज फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। बट हम फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, सो हम उस टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी आप फिर केमिस्ट्री के साइड चले जाइए ना। फिजिकल प्रॉपर्टी कई तरह की हो सकती है। कि प्रॉपर्टी का क्या मतलब समझिएगा, कि मैं कोई अगर कॉज क्रिएट करूं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। मतलब कि मैं कोई स्टिमुलस क्रिएट कर रहा हूं, जैसे मैं अगर किसी चीज पे फोर्स क्रिएट करूं, तो फोर्स इज अ मैकेनिकल थिंग। तो फोर्स क्रिएट करने से, किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, बॉडी या तो मूव करती है, या बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, या बॉडी जो है वो ब्रेक कर सकता है। तो ये हो गया कि भाई मैंने अगर एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक की। अगर मैं किसी भी कोई भी मटेरियल हो इस यूनिवर्स में, उसके थ्रू, उसके दो पॉइंट पर मैं अगर सप्लाई दूं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बैटरी से दूं या कोई और जनरेटर से दूं, तो आपको अगला जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये है प्रॉपर्टीज, कि हम किस तरह का स्टिमुलस दे रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। इट इज अबाउट स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। सो वन बिकम, एक जो है बन जाएगा कॉज, दूसरा बन जाएगा इफेक्ट। अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो करंट हो जाएगा इफेक्ट, वोल्टेज हो जाएगा कॉज। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स इज द कॉज, मोशन इज द इफेक्ट। ठीक है। सो इस तरह से 6 प्रॉपर्टी है, यानी किसी चीज पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं उसको सराउंड कर रहे हैं, तो देखिए हमको सबसे पहले मुखातिब होते हैं सुबह उठ के हम सूर्य से। तो यानी कि सन की जो लाइट आ रही है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, वहां से मैटर को पता चलेगा कौन कैसे रिस्पॉन्स करता है। आप आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करके किसी भी चीज पे डालिए, वुड पे डालिए, किसी मेटालिक सरफेस पे डालिए, तो आपको अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। एक होगा जो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा, डलनेस क्रिएट करेगा। एक होगा जो ब्राइटनेस क्रिएट करेगा। एक होगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है ना? तो हमारा जो फोकस है अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे। बाकी को भी मैं एक किनारे रख देता हूं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब है कि अगर मैं ईएमएफ अप्लाई कर रहा हूं तो करंट तो आएगा, लेकिन क्या सारे मटेरियल में एक तरह से ही रिस्पॉन्स आएगा? तो अगर एक तरह से आएगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बात ही खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि अलग अलग जो मटेरियल्स है वो अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स करता है। किसी में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा करंट फ्लो कर रहा है, काफी उम्दा। किसी में देखेंगे कि बिल्कुल नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब इट इज नॉट रिकॉर्डेबल। ठीक है, एक्सेप्टेबल। और किसी में क्या है कि ना तो बहुत अच्छा कह सकते हैं, ना बहुत खराब कह सकते हैं। सो चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एन ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस द मटेरियल। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल के हम अक्रॉस
किसी भी दो पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज ये अप्लाई करें, ठीक है, तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखा जा रहा है कि भाई कॉपर वायर है, ग्रेफाइट रॉड है, मर्क्यूरी है, अगर ट्यूब में मर्क्यूरी फिल्ड है, अगर वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, तो इनमें जब हम कोई दो टर्मिनल लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स का, तो देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक ठाक होता है। तो आप कहेंगे ठीक है, इसका मतलब दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस दे कैन कंडक्ट, दे कैन मेक द चार्जेस फ्लो थ्रू देम, अपने थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की इजाजत देता है, दे परमिट, सो दे कंडक्ट, क्योंकि वो पार्टेक कर रहा है। देखिए परमिट का मतलब होता है कि आप उसको जाने दो, कंडक्ट का मतलब होता है कि आप इन इन एक्शन है। तो उसमें भी लेकिन क्या है कि मटेरियल का टाइप अलग है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो ये हो गए मटेरियल। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या सारे सॉलिड जो है वो फ्लो करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, या क्या सारे लिक्विड फ्लो करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या क्या सारे सॉल्यूशंस हम बनाए तो फ्लो करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, फाइन, या वैक्यूम जो है वो बस जैसे भी हो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। तो हम कंपैरेटिव शीट बनाते हैं, देखते हैं कि नहीं, सारे सॉलिड्स में से एक तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। कॉपर में अच्छा फ्लो हो रहा है, एल्यूमिनियम में अच्छा फ्लो हो रहा है, उससे ज्यादा अच्छा गोल्ड में हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है। तो एक चार्ट बना लेंगे कि सबसे अच्छा कौन है, उससे नीचे कौन है, एक रैंकिंग कर देंगे हम। सो दीज विल बिकम द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका जैसे जैसे रैंकिंग नीचे जाएगी, हम देखेंगे क्या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है हमारे लिए, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो मेटल्स हैं जो हमारे लिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। दिस इज द सॉलिड स्टेट। नाउ कमिंग इन द लिक्विड स्टेट, सो मर्क्यूरी इज ओनली एलिमेंट जो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल करता है, ठीक है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज का ये सिंपल मतलब है। तो ये चार तरह के मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, सॉल्यूशन एंड वैक्यूम। तो अगर आप कहेंगे कि सर कोई भी यूज कर लेते हैं, तो अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि नहीं हम सॉलिड ही क्यों यूज करें। अगर हम लिक्विड का ट्यूब बनाएंगे, मर्क्यूरी फिल करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना आसान होगा एक वायरिंग करना, या इलेक्ट्रिसिटी को इस पोजीशन से दूसरी जगह पहुंचाना। अगर हम सॉल्यूशन यूज करेंगे, क्या हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्या बहुत ही हाई करंट फ्लो करा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मीडियम चुनना है। सो हम जो है चुनते हैं सॉलिड मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग में सॉलिड्स अगर मैं स्टेट लेके चल रहा हूं, तो उसमें भी कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं एंड सेमी कंडक्टर्स हैं। तो हमें ये समझना है कि कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर्स क्या है। ओके, अभी मैं लिंक शेयर करूंगा सेकंड 2 मिनट के बाद। So good conductor of electricity are simply called conductors, whereas bad या poor conductors of electricity are called insulators. कुछ किताबों में बैड कंडक्टर को इंसुलेटर्स कहते हैं एंड गुड कंडक्टर को नॉन इंसुलेटर कहते हैं। बस ठीक है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, अंग्रेजी और कुछ नहीं है। तो बैड और पुअर कंडक्टर का देखिए मतलब ये होता है कि नॉन कंडक्शन नहीं हो रहा है। ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करे, हो सकता है कर रहा हो, बट इट इज नॉट अप्रिशिएबल, है ना, उसको आप फ्लो मान नहीं सकते। ओके, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट हमारा टारगेट है कि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी सॉलिड मेटेरियल मीडियम में इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्ट हो रहा है। तो चूंकि 3 तरह का कंडक्शन होगा, एक में कंडक्शन का जो मेथड है उसको हम देखेंगे कि मेटल्स में अलग तरीके से हो रहा है, हम देखेंगे कि जो कार्बन और सिलिकॉन से उसमें अलग तरीके से हो रहा है, हम देखेंगे कि जो वुड है उसमें बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट है, ठीक है। सो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर अगला लिंक शेयर कर रहा हूँ, और प्लीज ज्वाइन एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है, डोंट मेक मी वेट। तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, हाउ अ सॉलिड इज फॉर्म, ठीक है, सॉलिड बनता कैसे है। क्योंकि ये सारी कहानी बनने वक्त ही है कि कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्टर बन जाएगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो इंसुलेटर बन जाएगा। इट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन द यूनिवर्स बिग बैंग हुआ, तो उसके बाद ये सारे फॉर्मेशन शुरू हो गए। सो सॉलिड ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स, देखिए बिलियन पे पावर बिलियन कर दीजिए, उस पर पावर बिलियन कर दीजिए, ठीक है, तो उतने एटम्स मिलकर के सॉलिड बनाते हैं।
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है जब वो नजदीक आते हैं। जब दो एटम नजदीक आते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को खींच रहा है, दूसरा का इलेक्ट्रॉन तीसरे, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का एक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन भी होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्जन होता है। तो जहां पर ये कैंसल आउट हो जाता है, आप समझिए अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्स, और ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, वहां आकर के ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और स्लोली स्लोली ये एक दूसरे पे जमते जाते हैं, जमते जाते जमते जाते हैं, और एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। ठीक है, बट इसमें भी दो तरह के सॉलिड है, माइक्रोस्कोपिक सॉलिड है एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं कोई किसी चीज का कोई कहूँ कि वाटर मॉलिक्यूल या कोई और कोई, तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा जहां सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं। आप नॉर्मल ऐसे आई से नहीं देख सकते हैं। पानी की बूंद देख सकते हैं, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल को नहीं देख रहे हैं आप, है ना। तो पानी का बूंद जो है वो मैक्रोस्कोपिक सॉलिड, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक सॉलिड हमारे आंखों के दायरे से बाहर है, देखने के दायरे से। जब वो भी बिलियन और बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं एटम, तब ड्रॉप ऑफ, मान लीजिए वाटर की एग्जांपल दो, तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर बनता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो सकते हैं। तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि कितने हायर ऑर्डर पर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होने के बाद एक एंटिटी बनती है दैट कैन बी सीन फ्रॉम योर आईज, दैट कैन बी विजिबल टू योर आईज। सो दो जो हमें हमारे आंखों से विजिबल है वो माइक्रोस्कोपिक है, और जो हमें यूज करना पड़े कोई डिवाइस, वो माइक्रोस्कोपिक। अब क्वांटम फिजिक्स की बात भी कर लेंगे, लेकिन क्या है कि आप समझिए कि आपको कैसे बनाना है। अगर आप भगवान है ना, ये आर्टिफिशियल गॉड है, तो आपको अगर एक नया एलिमेंट बनाना है तो आप उसका एक एटम लेंगे। उस एटम को आप मान लीजिए जैसे माला बनाते हैं, तो एक धागा होता है, उसमें फूल पिरोते जाते हैं। तो आप समझिए कि एक एटम दूसरा एटम लगा के आप एक लड़ी बनाएंगे एटम की, यानी अ थ्रेड ऑफ एटम्स बनाएंगे। अब कपड़ा कैसे बनता है, जैसे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड को अरेंज किया जाता है एक प्लेन पर, फिर क्रॉस अरेंज किया जाता है, और फिर वो आपस में जब बॉन्ड बना लेते हैं, बिनते हैं, तो एक शीट बन जाता है। तो आप क्या है कि बहुत सारे थ्रेड्स ऑफ एटम को इकट्ठा करके जब बिछा देंगे, तो क्या होगा, एक शीट ऑफ एटम बन जाएगा, सिंगल शीट, एक ये। अब उसके ऊपर आप अगला शीट रखते जाएंगे। जैसे आप कैसे कहते हैं, पेज देखिए बिल्कुल पतला होता है, पेजेस के ऊपर पेजेस रखते थे, पूरी बुक हो जाती थी। तो वैसे करके आप समझिए कि पहले वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना, फिर टू डायमेंशनल बना, एंड देन प्लेन 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 रखते 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 कंप्लीट सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जब घटना घटती है कि जब दो एटम नजदीक आते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रिपल्जन होता है, और उसके बाद ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो सॉलिड तो बन गया। लेकिन इसके बनते समय फर्क है। जब कंडक्टर बन रहा होता है, तो क्या होता है कि जब दो एटम नजदीक आते हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है दोनों ही एटम का, वो हर अपने दायरे से छोड़ के नहीं छटक जाता है बाहर कहिए, और वो दोनों एटम को अपना मान लेता है। वो एक के अराउंड नहीं घूम रहा होता है। अब जो दोनों का सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, यानी मान लीजिए कि आप कोई मेटल ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, तो कॉपर में जो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब मैं दो कॉपर को मिलाता हूं, सपोज टू है या थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, तो जब मैं दो इलेक्ट्रॉन को साथ लाऊंगा तो वो टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टू एटम सिस्टम बन जाएगा। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री होके वो जो है वो दोनों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगते हैं, बीच से आगे जो भी जैसे भी है। सो एक टू एटम सिस्टम बन जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये किसी एक का नहीं है, ये दोनों का हो गया। ठीक है, दिस इज ऑफ बोथ। तो ये एक तरीका हो गया, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, तो अगर जैसे मैं जितने नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठा करते जाऊंगा, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और वो पूरे उस जितने भी एटम है सबके अक्रॉस वो घूम सकते हैं, फ्रीली वैंडर कर सकते हैं इधर उधर। इन्हें से कॉलोनी है, आप समझिए। एक सिंगल जगह में किसी खाली प्लॉट पे अगर मैं कोई गांव बसाना चाहूँ, एक घर बसाया, उसमें बच्चे हैं अगर खेल रहे हैं, तो एक दायरा बना के बाउंड्री बना के बंद कर दे कि भाई इससे बाहर नहीं जाना है। सो दे विल बी वैंडरिंग, अगर बाहर भी खेल रहे हैं तो दे आर वैंडरिंग इन दैट फेंस। अभी क्या है, नेबर्स बनना शुरू हुआ, बगल में एक और पड़ोसी आ गया, उसकी भी फैमिली, उसके भी उतने ही है बच्चे हैं, तो क्या होगा, बीच से एक जगह बना दी जाएगी, भाई यहां से वहां तक आप टू एंड फ्रो मोशन करो। तो अब वो जो खेलने का दायरा था, जो फील्ड था, वो दोनों बच्चों का हो गया बराबर। ऐसे करके एक पूरी कॉलोनी बना दो आप। तो एटम्स जो सॉलिड है, दैट इज अ कॉलोनी ऑफ एटम बेसिकली, जिसमें कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन वांडर फ्रीली, सारे नहीं,
सारा बनेगा तो फिर एटम स्ट्रक्चर टूट जाएगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। सो इस तरह से सॉलिड बन गया। सो दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी फ्री इलेक्ट्रॉन वाले सॉलिड को के अक्रॉस में कोई वोल्टेज सोर्स लगाता हूं, सो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या है कि धक्का चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो मिल जाता है। दे स्टार्टेड कंडक्शन एंड दे क्रिएट अ वेरी गुड वैल्यू ऑफ करंट। इंसुलेटर वो है जो टाइटली होल्ड करके रखता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट उसको भी होल्ड करके रखता है कि इसको भी मैं जाने नहीं दूंगा अपने से। तो चाहे दो एटम आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, दे आर लाइक कंजर्वेटिव सोसाइटी। इसको उससे बात नहीं करना, उसको उससे बात नहीं करना है। सो दे आर होल्डिंग देमसेल्फ टुगेदर, बट दे आर नॉट फ्रीइंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू वांडर इन द सॉलिड। है ना, वो कॉलोनी में हर कोई अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकलता, तो सुनसान है, एक ऐसा सन्नाटा है उस जगह कि सब कोई अपने घर के अंदर बंद है। तो आपस में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दे आर अ कॉलोनी। बट नो बडी इज फ्रीइंग देयर इलेक्ट्रॉन, या नो पर्सन इज मूविंग आउट एंड एटलीस्ट हैव एन इंटरेक्शन, कि भाई चलो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन है। तो हो सकता है कि उस कंजर्वेटिव सोसाइटी में से दो चार लोग हो, है ना, जो अपने घर से बाहर निकले, बट दैट विल बी नॉट बी काउंटेबल। जैसे कर्फ्यू लग जाता है तो दो चार लोग दिखाई देते तो पता चलेगा कर्फ्यू है, ना कि यही लाइफ है। तो समझिए कि इंसुलेटर वो मॉडल है सॉलिड का, वो कॉलोनी है जिसमें कर्फ्यू लगा हुआ। फाइन। नाउ द कम सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो होता है, हाँ, तो पहले एक बार कंडक्टर बता दो। कंडक्टर का जो बॉन्डिंग है उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि जो मेटल्स हैं वही कंडक्शन का काम कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए मर्क्यूरी का। सो दोज आर मेटल्स, तो मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। जो आपके इंसुलेटर्स हैं उसमें मेटालिक बॉन्डिंग नहीं, दे आर टाइटली पैक्ड। नाउ सेमीकंडक्टर्स आर दोज विच हैव अ कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग किया हुआ है। उसमें भी इंसुलेटर हो सकते हैं जो टाइटली होल्ड कर रहे हैं, और जो टाइटली होल्ड नहीं कर रहे हैं, जो सिलिकॉन है, जो जर्मीनियम है, वो कुछ ऐसे हैं कि उनका फॉर्मेट ऐसा है, आपस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है कुछ ऐसा है कि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, नॉट लाइक मेटालिक बॉन्डिंग, दे कैन नॉट मेक अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैट वे, बट एटलीस्ट दे विल बी बेटर देन दैट कर्फ्यू कॉल। सो दोज आर सेमीकंडक्टर्स। तो मैंने आपको कहा था कि आप कोवैलेंट बॉन्डिंग को पढ़िएगा, क्योंकि सारा राज जो है छुपा हुआ है उसी में। सवाल भी आएगा मन में कि भाई कार्बन भी जो है वो सेम ग्रुप में है, लेकिन कार्बन इंसुलेटर का काम कर रहा है, जबकि सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम वह सेमीकंडक्टर काम कर रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, किस तरह से वो अरेंजमेंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब मैं आपको जो ये हो गया एटॉमिक बॉन्ड जो है मॉडल। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडल है, सब लोग एडमिट हो जाएंगे, मैंने किसी को रोका नहीं है, मीटिंग लॉक नहीं है, जो मैसेज कर रहे हैं वो एडमिट हो सकते हैं। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए। जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग, लेट मी ओपन वन नोट। ठीक है। तो ठीक है।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं एक डेटा क्रिएट करना चाह रहा हूं आपके क्लास का, लास्ट ईयर के मार्क्स का। ये चलिए मैंने एक 10 मार्क्स का एग्जाम लिया, सपोज करिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। एक 10 मार्क्स का मैंने एग्जाम लिया है, टेस्ट लिया आप लोगों का। और चूंकि मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड द क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर मैं एक ग्राफ तैयार करूं, स्टूडेंट्स वर्सेस मार्क्स का, और मान लीजिए कि टोटल 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नंबर है हर स्टूडेंट का। अब नंबर 0 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, डिस्क्रीट वैल्यू। क्योंकि अगर, चलिए 0 किसी का नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि जो मार्क्स हो रहा है वो हो रहा है 2, वो हो रहा है 4, वो हो रहा है 6, वो हो रहा है 8। तो मैंने क्या किया, एक चार्ट बना दिया, एक ग्राफ बना दिया हॉरिजॉन्टल, जिसमें कि कर्व दिखाई दे रहा है कि भाई कोई भी स्टूडेंट आप ले लीजिए, चलिए 5 छोड़िए, जितने नंबर भी स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट या तो 2 नंबर ले रहा है, या 4 ले रहा है, 6 ले रहा है, 8 ले रहा है। हो सकता है अगर 50 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट 2 नंबर नंबर ला रहे हैं, 10 स्टूडेंट जो 4 ला रहे हैं, 10 6 ला रहे हैं, 10 8 ला रहे हैं, और 10 बच्चे 10 नंबर ला रहे हैं, ऐसे करके नंबर्स। अच्छा, अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं, या मान लीजिए कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और हर क्वेश्चन चाहे 2 मार्क्स का हो, लेकिन उसमें स्टेप्स हैं, यानी 5 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैं मार्क्स दे सकता हूं 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 एंड 3.0, सपोज करिए। यानी कि मैं कोई भी जो नंबर होगा, वैसे ही जो है अगला बच्चा 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, इस क्रम में वो बढ़ेगा। यानी अगर उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सारा, तो उसको नंबर मिल रहा है स्टेप मार्किंग, ठीक है। यानी कि उसका संभावना जो है नंबर को प्राप्त करने का, वो शुरू हो रहा है 0.0 के बाद से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ऐसे करके। सो व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड लेवल्स ऑफ नंबर्स। मैंने कुछ लेवल असाइन कर दिए हैं, आपको वही नंबर मिलेगा। 2.2 मिल सकता है अगर आपने 2 क्वेश्चन बनाए मान लीजिए, और एक क्वेश्चन कंप्लीटली सही है, और दूसरा क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट स्टेप बना के छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है मेरी? एनीबॉडी? आवाज मिल रही है मेरी? हेलो? हाँ बोलो अंकित। या स्पीक। अंकित सिंह। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज मुझे सर मैं वो उधर से आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ अश्विन, अनम्यूट योरसेल्फ। सर अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं एक आ रहा सर, आप वहां से लॉक कर रखे हो। एक मिनट। हाँ यस सर, अब आया है ऑप्शन। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्रुशियल है। यस सर। यस सर, यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि देखिए, मार्क्स देने के 2 तरीके हैं अभी हमारे पास। एक है जिसमें 2, 4, 6, 8 और 10, यही 4 तरह के आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जितने बच्चे हों।
अगर उसने एक एमसीक्यू सही किया उसको 2 नंबर मिल गए, फिर अगला सही किया उसमें 2 नंबर मिल गए, तो टोटल 4 हो गए। तीनों सही किया है तो 6 हो गए, चारों सही किया तो 8 हो गए, पांचों क्वेश्चन सही है तो 10 नंबर हो गए। यानी यही नंबर लेवल है, 2, 4, 6, 8, 10। इसके अलावा 2.5, 3 पॉइंट ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा इस एग्जाम में। दूसरा एग्जाम ले रहा हूं जहां पे आपको मैं रिटर्न पेपर दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करो। हर न्यूमेरिकल में 5 स्टेप है, तो हर स्टेप के मार्किंग है। तो अगर मैं 0.2 मार्किंग लेके चल रहा हूं, मान लीजिए 5 ही नंबर का सब, 5 ही क्वेश्चन है, 5 सवाल है और 5 नंबर है, तो इसका मतलब है कि मैं आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन किया जिसमें पहला क्वेश्चन पूरा किया और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेप किए, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? पहले क्वेश्चन के तो 1 मार्क्स पूरे और दूसरे के मिल जाएंगे 0.4, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 1.4। अगर आपने 3 स्टेप किए तो 1.6, चारों स्टेप किए तो 1.8, पांचों स्टेप किए तो 2.0। सो अभी क्या है, मैं डिस्क्रीट मार्क्स लेवल क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8 के बाद 1.0, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, फिर 2.2, 2.3, सॉरी 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, फिर 3 पॉइंट, अगर जिसने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब 3 के बाद इसने 3.5 क्वेश्चन किए, 3.2, 3.4, 3.6, जिसने सारे स्टेप किए तो 3.8 और 4.0। ऐसे करके अगर मैं आप नंबर देना शुरू करूं तो क्या होगा कि आपको इसका भी कहूं कि ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा कि एक लाइन ऐसे बना दिया, ये स्टूडेंट्स बना दिया मान लीजिए मैंने, और ये मैंने नंबर्स के लेवल बना दिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये 1 है, इधर कहीं आके 2 है, कहीं आके 3 है, तो यहाँ पे 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, इस तरह से है। सो ये क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि जो हमारा एग्जाम है उसमें सेवरल मार्क्स लेवल्स हैं, सेवरल मार्क्स लेवल्स हैं। ठीक है, आपको यही लेवल्स में मार्किंग होगी, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एग्जाम के मार्किंग सिस्टम को क्वांटाइज्ड कर दे रहा हूं। मैं इसको एक क्वांटिटी दे दे रहा हूं, सेलेक्टेड वैल्यू, और ये इसी में रहेगा। गॉट इट पूर्णिमा? यस सर। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी बैंड क्या है। अब आप मान लीजिए कि मैंने जो ये चार्ट बनाया, इसमें आप डिस्क्रीट लाइन देख सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम लीजिए जिसमें क्या कर रहे हैं, हम मार्किंग कर रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो क्या होगा, जो लाइंस होंगे वो आपको और बहुत सारे लेवल्स दिखाई देंगे दिखाई, बहुत सारे नजदीक नजदीक लाइंस दिखाई देंगे। यानी 0 से 1 पे जाने के लिए मुझे 10 लाइंस बन गए, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0। यानी मैं 10 लेवल्स क्रिएट कर दिए मार्क्स के। यानी और ज्यादा मैं इसको माइन्यूट कर रहा हूं। हो सकता है मैं और कर दूं 0.01, 0.02, तो कितने लाइंस मिल जाएंगे इसमें 0 से 1 तक के बीच में? एनीबडी? अगर ये मेरा मार्किंग लेवल है कि 0.01 मार्क्स, फिर 0.02, 0.3, तो कितने लेवल्स मिलेंगे लाइन मुझे यहाँ पर? 10। 100। 100 से। ठीक है, फाइन। हर एक में 10 लाइन हो रहे हैं 0.01 से लेके 0.1 तक पहुंचने के लिए। 0 से 0.1 से 0.1 पहुंचने के लिए 10 नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 0.04, 0.5, 5, 6, 0.09 है, 0.1 है, ऐसे करके। तो 100 हो जाएंगे या 1000 लाइन हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि अगर मैं इन सबको बहुत अलग अलग दिखाना चाहता हूं तो ये चार्ट बहुत बड़ा करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इसी पेज पे रखना चाहता हूं तो व्हाट विल हैपन, दीज लाइन विल कम सो क्लोजर दैट इट विल नॉट अपीयर एज अ डिफरेंट लेवल, रादर विल अपीयर एज अ या बैंड ऑफ मार्क्स। हैं सारे अलग अलग, डिस्क्रीट है, लेकिन इतने क्लोज हैं कि आप कहो कि सर एक पूरी पट्टी दिखाई दे रही है यहां से यहां तक। गेटिंग माई पॉइंट? एनीबडी? यस सर। ठीक है। सो जब सर। हम जब डिपिक्ट कर रहे हैं ग्राफ में, और चूंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस में कर रहे हैं, तो जब हम, अब ये तो मैं बता रहा हूं आपको कि 1000 है, अगर मैं और ज्यादा नंबर को माइन्यूट कर दूंगी, नहीं मैं तो 0.001, तो आप कहोगे सर ये तो सरफेरापन है, बट चलिए
ये सिस्टम बन जाए कि नहीं, आपको 0.00 थर्ड डेसिमल प्लेस तक मार्किंग कर रहे हैं, हुआ भी अभी आपको 1.1875 में नंबर आया बच्चों को। सो आप समझिए कि जितना मैं तोड़ूंगा दो नंबर के बीच में, उतने ज्यादा मार्क्स के अलग अलग लेवल पैदा होंगे। लेकिन वो इतने क्लोज टू अगर मैं रख दूंगा तो मुझे मार्क्स के अलग लेवल नहीं दिखाई देंगे, मुझे पूरा पट्टी दिखाई देगा, बैंड दिखाई देगा। जैसे आपने देखा होगा ना, रबर बैंड, ठीक है, इलास्टिक बैंड, उसकी चौड़ी पट्टी होती है, रबर बैंड थोड़ा पतला होता है, जो इलास्टिक बैंड होता है थोड़ा चौड़ा होता है। सो इस तरह से एक बैंड तैयार हो गया है, सारे अलग। इसी तरह से जब सॉलिड फॉर्म होता है तो क्या होता है कि दो एटम जब नजदीक आते हैं तो क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि जब दो एटम सिर्फ नजदीक आ रहे हैं और मान लीजिए सबके पास एक एक आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल दो एटम के पास कितने आउटर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मिला करके? एक एटम के पास एक आउटर इलेक्ट्रॉन है, दो एटम को नजदीक लाए तो कितने आउटर इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। तो वो कहता है कि ये दोनों टू। सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकते हैं, दोनों को अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? अगर मैं तीन एटम को साथ में रख दूं तो तीन इलेक्ट्रॉन की, और हाँ, तीनों के तीन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होंगे। अगर मैं चार एटम रख दूं तो चार अलग अलग एनर्जी लेवल्स असाइन होंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा। देखिए, कोई बाएं तरफ पड़ रहा है, कोई सेकंड पोजीशन पे, कोई थर्ड पोजीशन पे, कोई फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है, तो सबको अलग अलग एनर्जी लेवल मिलेंगे, यानी सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। हो सकता है कोई 1.61 हो, कोई 1.62 हो। सो हमें क्या होगा कि जैसे ही हम सॉलिड फॉर्मेशन करेंगे, एनर्जी के लेवल्स अलग अलग, पहले जब दूर दूर थे दोनों सॉलिड तो सबके इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे चल रहे थे, घूम रहे थे। जब दो इलेक्ट्रॉन को लाएंगे दो एनर्जी लेवल आ जाएगा, एक थोड़ा ज्यादा होगा, एक थोड़ा सा कम होगा। फिर ऐसे ही तीन लाएंगे। हाँ हाँ, बातें नहीं करो, कौन बात कर रहा है बीच में? चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये रहेगा कहानी। सो अब लेकिन क्या है कि मैंने बोला बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स है तो यानी बिलियन ऑफ बिलियंस एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब बिलियंस का मतलब नहीं कह रहा हूं कि 10 लाख जूल का एनर्जी लेवल, मैं कह रहा हूं हो सकता है 0 से 1 के बीच में बिलियन एनर्जी लेवल हो, 0.000001, 0.00002 ऐसे करके। सो वहां क्या होगा कि जब हम उसको डिपिक्ट करेंगे तो हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। फाइन। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होगा, हम बताएंगे कि कौन कौन से एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं, यानी असाइन हो पाई। उसी तरह से अगर बहुत सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं तो एनर्जी का बैंड बनेगा। अब ऐसा होता है कि सारे के सारे एनर्जी वैल्यू नहीं मिलते इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो गैप हो, जैसे मैंने कहा ना, 2 के बाद 4 नंबर मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो वैसे ही क्या है कि लगातार सारे वैल्यू नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 0 से लेकर के 50 जूल मान लीजिए कि मिल गया। अब क्या है, 50 के बाद 60 जूल, 50 से 60 के बीच में किसी को एनर्जी नहीं मिला, अब 60 के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है, इस तरह से करके। गॉट इट? तो यहां से क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा एनर्जी लेवल का एंड एनर्जी बैंड का। ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये पहले फोटो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सिंगल आइसोलेटेड कॉपर एटम है, मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, सिंपल सिंगल कार्बन एटम है, आइसोलेटेड है, अगर अकेला है ये, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग क्वांटम लेवल पे हैं, उनके पास जिस भी शेल में है वो एनर्जी लेवल है। फाइन। तो यहां तो जैसे कि 1s लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे जो नजदीक है न्यूक्लियस के, उसके पास एक अलग काइनेटिक एनर्जी है, वो उस वैल्यू से घूम रहा है। जो 2s में उसके पास थोड़ा हाइयर है, जो आउटर मोस्ट में 4s में है, उसके पास सबसे हाई एनर्जी लेवल है, तो वो ज्यादा भागने को तैयार है, वो जल्दी छूट के बाहर निकलेगा। दैट्स वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब मैं दो कार्बन एटम को साथ में लाऊंगा तो ये जो कितने एनर्जी लेवल थे ये देखिए पहले आप यहाँ पर, जितने आपके क्वांटम लेवल्स थे उतने एनर्जी लेवल है, ठीक है। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5, एक मिनट,
जैसे ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास अगर सिंगल एटम है। अब क्या कर रहा हूं मैं, दो एटम को साथ ला रहा हूं सॉलिड बनने के लिए। दो कॉपर एटम जब साथ आए तो देखिए क्या होगा कि ये हर एनर्जी लेवल दो पार्ट में टूट गया। देखिए दो लाइंस बन रहे हैं, दो लाइंस बन रहे हैं। तो टोटल क्या होगा, 18 एनर्जी लेवल्स बन गए। ठीक है। अगर मैं तीन एटम को साथ में लाऊंगा तो हर एक जो लेवल है वहां तीन तीन के लाइन बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है। सो हो गया 27 एनर्जी लेवल्स। खैर यहाँ 7 एनर्जी लेवल था तो ये 21 कह रहा है। फाइन। सो ये ध्यान दीजिए कि जहां पे दो एटम है वहां 7 2 जा 14, यहाँ 7 एनर्जी लेवल ही कह रहे हैं। एक मिनट। जहां पे सिंगल दो एटम आ गए वहां पर 7 2 जा 14, जहां तीन आ गए वहां 7 3 जा 21, ऐसे करके एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं। तो जब मैं इसको किसी डायग्राम में डिपिक्ट करूंगा, जब बहुत सारे एटम इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, ये देखिए फिगर, जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो जो 1s लेवल के पास का जो बैंड है उसमें एनर्जी इतने नजदीक नजदीक होंगे कि मुझे जब मैं ग्राफ जब डिपिक्ट करूंगा अपने पेज पर, देखिए मैं बहुत बड़ा पेपर ले लूं, मैं क्या करूं कि जो आर्यभट्ट की बिल्डिंग है ग्राउंड से लेकर के अगर मैं पेपर ले लूं तो ये डायग्राम बता रहा है कि जब बहुत सारे एटम मैंने यहां जोड़ दिए, यहां n एटम्स हैं, ठीक है, तो n एटम्स जो हैं उसके कारण इतने सारे एनर्जी लेवल आएंगे कि हमें जो है एक एनर्जी बैंड मॉडल बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। और इस तरह से जो डायग्राम होगा उसको कहेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। अगर सिंगल एटम है तो एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, एक एन एटम सॉलिड, यानी देखिए एन नंबर ऑफ एटम्स है तो कितने एनर्जी लेवल हो जाएंगे, हर एक में एन एनर्जी लेवल खुलेगा तो 7 एनर्जी लेवल्स में 7 इंटू एन लेवल्स। एन मतलब 10 लाख रखिए, 20 लाख रखिए, 10 करोड़ रखिए, 100 करोड़ रखिए, जितने एटम होंगे उतने एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर मुझे सारे को अलग दिखाना है तो मैं आर्यभट्ट के एक पूरे बिल्डिंग या एक एफिल टावर लेना पड़ेगा, नीचे से लेके पूरा ग्राफ ऊपर तक, और हर एक को अलग मार्क करूंगा। ठीक है दिखेगा बट वैल्यू इज वैल्यू। तो हमें क्या रेंज जाना जरूरी है कि ठीक है जो 1s लेवल का है उसका बैंड का क्या रेंज है, इस रेंज से उस रेंज है, जो 4p लेवल पे उसका क्या रेंज है, या 4s लेवल पे है उसका क्या रेंज है। बात समझ में आ गई एनर्जी बैंड की? उम्मीद है आ गई होगी। यस सर, यस सर। हाँ। सो आप यहाँ ये जो मॉडल है दिस इज क्वांटम मॉडल। दूसरा पहला जो मॉडल था डेट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासिकल मॉडल है, अच्छा लगता है देखने में, साफ सुथरा है। क्वांटम मॉडल में ये सारी चीजें घुल मिल जाती हैं, कोई भी ऐसा एटम और मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पर एनर्जी लेवल्स पे बात करते हैं। ठीक है। तो एनर्जी आपको क्या होता है, आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए और बताइए सॉलिड लिक्विड और सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है, मतलब सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या फर्क है। तो फर्क कुछ ये है कि जब ये बैंड्स बनते हैं एनर्जी के, ठीक है, तो डिस्क्रीट कुछ सर्टेन सेलेक्टेड रेंज ही है, बाकी में बहुत सारा खाली है जगह, वो एनर्जी अलॉट नहीं हुई। गॉड ने कहा कि नहीं ये एनर्जी नहीं मिलेगी, इससे ऊपर वाले में जाओ। यानी आपको समझिए कि एक बड़ा सा अपार्टमेंट है 100 मंजिला, तो कुछ लोगों को तो बेसमेंट में रख दिया, अलॉट कर दिया, फिर 4-5 मंजिल छोड़ दिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर खाली रहेगा। फिर कुछ अगले लोगों को कहा कि अब आप फिफ्थ से लेकर के 25 फ्लोर तक ऑक्युपाई कर लो। ठीक है। फिर कहा 25 के बाद क्या है कि नहीं 100 फ्लोर छोड़ दिया। अब 100 फ्लोर के बाद जो है फिर कहा कि नेक्स्ट 100 फ्लोर से लेकर के 2000 फ्लोर तक ऑक्युपाई कर लो। फिर 2000 के बाद 2 लाख ऊपर फ्लोर छोड़ दिया, इनफिनाइट बिल्डिंग है। ठीक है। उसके बाद ऊपर कहा भाई अगले जो 20 लाख से लेके 30 लाख है उस वहां रहो। अब क्या होगा, अगर दो पड़ोसी ऊपर नीचे रह रहे हैं तो उनमें इंटरेक्शन हो सकता है ना, आपस में बातचीत हो सकती है, रस्सी लगा करके ऊपर नीचे चढ़ भी सकते हैं, दूसरे के फ्लैट में जा भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई दो फ्लैट के बीच में 2000 फ्लैट खाली पड़े हैं तो हो सकता है कि आप मूवमेंट नहीं कर पाए। आप माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं तो एक दो करेंगे, बाकी तो फिर वहीं रह जाएंगे। सो इसी तरह से क्या है कि ये संरचना है देखिए भगवान की, ये हमने नहीं बनाया है। हम शायद बनाते तो कहते नहीं नजदीक नजदीक रख लेते हैं, बट दिस इज द वे द सॉलिड हैज एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो बैंड है, समझिएगा, जहां पे जो वैलेंस जो बैंड था, यानी जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यानी सिंगल एटम था, जब 10 लाख एटम बने तो 10 लाख एनर्जी लेवल आ गए, तो वहां वैलेंस बैंड बन गया।
अब वैलेंस बैंड में जो है, जो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो आराम से फ्री होके घूम रहे हैं। लेकिन इंसुलेटर में क्या है कि वैलेंस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी एनर्जी लेवल तो है बट वहां पे कोई रहने वाला नहीं है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, नो बडी इज रिसाइडिंग इन दैट हाइट, उस बिल्डिंग के उस हाइट पे कोई नहीं रह रहा है, एंड नो बडी कैन क्लाइंब अप टू दैट हाइट। अगर मैं बहुत हल्ला गुल्ला करूं, प्रेशर डालूं, धमकाऊं, मार डालने की धमकी देखोगा, नहीं तुम्हें तो 2000 ऊपर फ्लैट पे जाना पड़ेगा। एकता, बोलो एकता, स्पीक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ बोलो, आपकी वॉइस नहीं क्लियर है, कोई डाउट है? यार खत्म आ नहीं रहा है इस टाइम पर। क्या नहीं आ रहा है? चलिए बाद में ले लेंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा अश्विन को, जस्ट कलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? हमारे पास अभी 5 to 6 मिनट्स हैं, तो पहले ये बात पे कंप्लीट कर लेते हैं काम। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझ लीजिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि आप जो इंसुलेटर है उसमें क्या है कि नीचे के बेसमेंट में चीजें अलॉटेड हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल खराब हो गया मेरा। गलती से मिस्टेक नहीं करोगे, हाँ ठीक है? अभी कुछ लोग हैं जिनको सच में समझना है, उन्हीं को समझा रहा हूँ, बाकी एग्जिट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 5-7 मिनट और बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इंसुलेटर है उसमें क्या है कि बैलेंस जो बैंड एनर्जी तो है, मानिए कि आपको फ्लैट है, बहुत अच्छा है, एकदम फर्निश्ड है, लेकिन नो बडी कैन मूव टू दैट लेवल, वो चढ़ ही नहीं सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, उनके पास एनर्जी नहीं कि वो 2 लाख फ्लोर, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आप कहेंगे चलो मैं सर रेडी हूं, मैं सर 150th फ्लोर पे रह रहा हूं और मैं ऊपर तैयार हूं बैलेंस वाले शेल में जाने, जो फर्निश्ड रूम है, तो वो 2 लाख फ्लोर ऊपर है, तो क्या आप ट्रेवल कर पाएंगे 2 लाख फ्लोर्स बाय स्टेयर केस? नो सर। बस No, दैट इज द sir. थिंग, that is the thing कि these electrons have no energy, so they can jump or they can step up to that valence band level, so they will remain silent, they will live in that basement or that lowest floor, and that's why they are insulators. But semiconductor has something different. Semiconductor कहता है कि देखो मैं भी रह रहा हूं 150वें फ्लोर पर, ठीक है, लेकिन जो मेरा जो नेक्स्ट बैलेंस लेवल है वो 2000 फ्लोर ऊपर है, तुम्हारा 2 लाख फ्लोर ऊपर है, मेरा 2000 फ्लोर ऊपर है, तो अगर 2000 फ्लोर ऊपर है तो क्या आप चढ़ना चाहेंगे, फर्नेस लेवल पे जाना चाहेंगे? सर ट्राई करेंगे। हाँ। ट्राई करेंगे। तो इन सेमीकंडक्टर ट्राई करता है, बोलता है थोड़ा खाना पानी मुझे दे दो, लोड कर दो, 1-2 भाई बंधु और दे दो, मैं पहुंचता हूं वैलेंस शेल के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास, ठीक है? तो वो कोशिश करता है, जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो उतनी काइनेटिक एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स में आ जाती है, कुछ जैसे लोग क्या करते हैं शिफ्ट कर जाते हैं अपने उस एनर्जी लेवल से 2000 फ्लोर ऊपर, सारे नहीं। गॉट इट? इन दिस वे सेमीकंडक्टर्स का जो ये है वो वर्क करता है। सो ये फर्क है इंसुलेटर में कि इंसुलेटर को आप हीट अप करेंगे बर्न हो जाएगा, लेकिन 2 लाख फ्लोर ऊपर नहीं चढ़ सकता है क्योंकि वो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है? लेकिन सेमीकंडक्टर में ये कम है। कंडक्टर में तो है नहीं, कंडक्टर में तो कह रहा है कि भाई 2 फ्लोर आपस में मर्ज हो गए, डुप्लेक्स बना हुआ है, अंदर से सीढ़ी लगी हुई है, सीधा चढ़ जाओ, मेरा ही है, दिखाने के लिए बाहर से 2 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, लेकिन वो फर्निश और अनफर्निश जो कमरे हैं वो अंदर से कनेक्टेड हैं, तो आ जाओ ऊपर, दिखाने के लिए नीचे से एंट्री करो, बट यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम अप। सो जो ये जो वैलेंस शेल और नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे ऊपर की जो 2 बैंड हैं, इसके बीच में जो गैप होता है कंडक्टर्स में नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा होता है, इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होता है, इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? सो इस तरह से क्या होता है कि आपको ये जो है एनर्जी गैप तैयार होता है। तो मैं आपको गूगल कर देता हूं क्योंकि मैंने ये बनाया नहीं है, आपकी किताब में मिल जाएगा आपको, बट मैं फिर भी एक बार एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। So let me share you this piece of image, so it will help you understand what I was saying. किताब आपकी सब कुछ सारी लिखती है, लेकिन ये जो वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज वेरी टिपिकल, ठीक है?
कितना मिनट रह गया? सो the image paste it here. Okay. ठीक है, तो ये डायग्राम है जो एनर्जी बैंड डायग्राम दिखा रहा है आपको। ओके, लास्ट 1 मिनट है। सो आप देख सकते हैं कि जो